विराट के चले जाने के बाद आरोही समर के पास जाती है। समर बेटा, तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे तुमसे? कुछ नहीं मम्मा, वो मेरे साथ बस खेल रहे थे और बता रहे थे कि दादी और दादू मुझे बहुत याद करते हैं। सच कहूँ मम्मा, तो मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। क्या हम फिर से वहां पर नहीं जा सकते? नहीं समर, ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हमारा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। वो लोग बस अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। लेकिन मम्मा, देखो समर, अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी और तुम अपने पापा से फिर से नहीं मिलोगे। मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया है। चलो, अब अपना होमवर्क करो। बेचारा समर कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में आरोही का बॉस उसे सबके सामने खूब सुनाता है। आरोही, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अरे तुम्हारे उस गलत प्रेजेंटेशन के कारण क्लाइंट्स बुरा मान गए हैं और उन्होंने हमारे साथ दिल पक्की ही नहीं की। माफ कीजिए सर, मैंने तो बस एक गलती ही की थी, लेकिन बाकी का पूरा प्रेजेंटेशन एकदम सही था। मैं सच कह रही हूँ सर। अरे चुप रहो, पहला मौका ही आखिरी मौका होता है। अगर पहली बार में ही तुम किसी के साथ इस तरह से पेश आओगी तो सामने वाला और तुमसे क्या उम्मीद रखेगा? देखो आरोही, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। काम पर ठीक से ध्यान दो और अपनी निजी जिंदगी और काम दोनों को अलग अलग ही रखो, वरना ये तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ठीक है सर, मैं समझ गई। आरोही को बहुत बुरा लगता है। फिर घर आकर वो अपना कमरा बिखरा हुआ देखती है। ये सब क्या है समर? खिलौने कहीं पर तो किताबें कहीं पर। पूरे कमरे को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है तुमने। माफ कीजिए मम्मा, लेकिन अभी अभी मेरे दोस्त गए हैं ना, इसीलिए इतना गंदा पड़ा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। और मम्मा, आपने मेरे लिए क्राफ्ट किट लाई क्या, जो मैंने आपको लाने के लिए कही थी? नहीं लाई बेटा। क्या मम्मा, अब मैं क्या करूँगा? मुझे प्रोजेक्ट बनाकर देना है कल। अरे इंसान हूं मैं, कोई मशीन नहीं। मेरा इंतजार करने से बेहतर यही होता कि तुम जाकर नानू के साथ लेकर आते उसे, और मैं क्या क्या संभालूं। बस सर दर्द देने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? नालायक कहीं के, अब दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारा समर इस पर भी कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सुनीता आती है। क्या हुआ है बेटा, क्यों उस बेचारे पर चिल्ला रही है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं माँ? चॉकलेट दो क्या उसे? अरे घर आते ही ये बिखरा हुआ कमरा देखने को मिला। ऊपर से महाशय ने अभी तक क्राफ्ट किट भी नहीं लाया है। आखिर मैं बाहर का काम संभालूं या घर का काम संभालूं? पक चुकी हूं मैं ये सब कर करके। देख बेटा, वो एक छोटा सा बच्चा है, और बच्चे अगर सामान नहीं बिखरेंगे तो क्या बड़े बिखरेंगे क्या? और हमारा समर बाकी के बच्चों से काफी अच्छा है। उसके अभी अभी दोस्त गए हैं, वरना अभी तक तो उसने कमरा साफ भी कर दिया होता। और रही बात क्राफ्ट किट की, तो तूने ही उसे कहा था कि वो किट तू उसे ला कर देगी, और अब तू ये बोल रही है कि वो नानू के साथ चला जाता। देखिए माँ, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब हुआ है, और इस पर आप समर की सफाई देकर और खराब मत कीजिए। पहले ही बॉस ने आज मुझे बहुत लेक्चर दिया है, और अब घर में आप शुरू मत हो जाओ। अरे हर किसी को काम का तनाव रहता है। तू कोई दूसरे ग्रह पर जाकर काम नहीं करती, इसीलिए ये काम की बातें तुम मुझसे कर ही मत। और अपने काम का गुस्सा इस तरह बच्चे पर निकालना सही नहीं है। आज किया है, लेकिन दोबारा मत करना। सुनीता की बातें सुनकर आरोही और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक रोज आरोही अपने दोस्त अरविंद के साथ घूमकर देर रात घर लौटती है। बाय अरविंद, मिलते हैं कल ऑफिस में। गुड नाइट। हाँ आरोही, बाय, गुड नाइट। उन दोनों को साथ में
उनकी पड़ोसन उमा देख लेती है। हे भगवान, ये आरोही तो शादीशुदा है और फिर भी एक गैर मर्द के साथ ये सब कर रही है। नहीं नहीं, ये बात तो मुझे कल सुबह तक सुनीता बहन को बतानी ही होगी। फिर उमा अगली सुबह सुनीता को सारी बातें बताती है। क्या? हाँ सुनीता बहन, अब आप ही बताइए। आपकी बेटी कुंवारी थोड़ी ना है, वो एक सुहागन है, एक बच्चे की माँ भी है, और ऐसे में देर रात तक किसी गैर मर्द के साथ आना, ये सब शोभा नहीं देता। मैंने देखा इसलिए सीधा आपको बताने आई हूँ। लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई और पड़ोसी होता ना, तो वो पहले पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती और उसके बाद वो आपको बताती। हाँ उमा बहन, ये बात तो आपने एकदम सही कही। ओए धन्यवाद, आपने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी को जरूर समझाऊंगी। फिर सुनीता और जगजीत दोनों गुस्सा होकर आरोही को खूब सुनाते हैं। अरे मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी आदमी के साथ घूम फिर नहीं सकती। वो लड़का मेरा कलीग है माँ, और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे बेटा, हम तुझे ये नहीं पूछ रहे कि तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन पति होने के बाद भी तू बाकी आदमियों के साथ ऐसे घूमती रहेगी तो कैसे चलेगा बेटा? लोग तो नाम रखेंगे ही ना। और सोच, अगर समर ने तुझे देख लिया होता तब क्या होता? क्या जवाब देती तू अपने बेटे को? दोस्ती सबके साथ कर, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों की नजर में आ जाए। अरे बस करो आप दोनों, जब देखो तब भाषण देते रहते हो। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी समझ आता है और मेरा मन अच्छे से जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। दुनिया गई तेल लेने, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी है तेरी? हाँ, हम लोग एक समाज में रहते हैं और यहाँ पर इस तरह का व्यवहार नहीं चलता बेटा। आरोही अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। और देखना सुनीता, एक दिन इसकी यही जिद इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। फिर एक दिन जब आरोही ऑफिस से घर आती है, तभी समर अपने कमरे में होता ही नहीं। फिर वो नेहा के पास जाती है। अरे नेहा, समर कहाँ चला गया? वो नंदोई जी आए थे, आज हसमुख काका का जन्मदिन है ना, इसीलिए वो समर को लेकर गए हैं। क्या? विराट की ये हिम्मत! मैंने उसे इतना कहा, लेकिन उसके बाद भी वो समर को उस घर में लेकर गया है, वो भी पापा जी के जन्मदिन के लिए। नहीं, तुमने ये हरकत करके बहुत गलत किया है विराट। आरोही गुस्से में आग बबूला हो जाती है और फौरन अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर समर अपने दादू के साथ उनके जन्मदिन का केक काट रहा होता है। ये लीजिए दादू, आ कीजिए। वाह बेटा, क्या स्वादिष्ट केक है। आपके पोते की ही पसंद है पापा। शुक्रिया मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बंद करो ये तमाशा। आरोही, तुम यहाँ पर? विराट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और उसके बाद भी तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है आरोही। मैंने जाते जाते तुमसे ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बेटे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और आज उसके दादाजी का जन्मदिन है और इसीलिए वो आज यहीं पर रहेगा। अरे चुप रहो। और समर, चलो मेरे साथ, चलो। अरे नहीं बहू, आज के दिन तो रहने दे इसे यहाँ पर। प्लीज आज के दिन ऐसा कुछ भी मत कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। पापा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये होती कौन है ये सब करने वाली? समर पर जितना हक इसका है, उतना ही हक मेरा भी है। बहू, मान जाना। अरे कब तक ये गुस्सा रहेगी? और इन सब का समर पर कितना बुरा असर हो रहा है, ये भी तो देख। इस नन्ही सी उम्र में उसे अपने माता पिता के झगड़े देखने पड़ रहे हैं। अरे आपको ये सारे झगड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन झगड़ों का क्या जो आप मेरे साथ किया करती थी? देख बहू,
उस वक्त तू गलत थी, इसीलिए हमने तेरे साथ झगड़े किए और झगड़ों के बाद हमेशा हम ही तेरे पास आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में इतनी मेल नहीं है जितनी कि तेरे मन में है। हाँ, है मेरे मन में मेल। और देखिए, मुझे आप लोगों से बात करना तो क्या, आप लोगों की शक्ल देखना भी मंजूर नहीं है। इतना कहकर आरोही समर को लेकर जाती है। आरोही, रुक जाओ आरोही। समर को ऐसे जाते देखकर हसमुख भी बेचारा भावुक हो जाता है। वही जब ये सारी बातें आरोही के मायके वालों को पता चलती है, तभी नहीं दीदी, आपने ये सब सही नहीं किया है। अरे अगर आपको उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना है तो आप मत रखिए, लेकिन इस सब में आप समर को क्यों पिसवा रही हो? हाँ दीदी, आप चाहे कुछ भी कहो, नंदोई जी समर के पिता हैं और उनका समर पर पूरा अधिकार है। वो समर को भी तो अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताने की इच्छा होती होगी ना, अपने पिता के साथ भी घूमने की इच्छा होती होगी, खेलने की इच्छा होती होगी। इसीलिए आप समर को उन लोगों से दूर मत कीजिए। माँ, अरे आप दोनों बेटा बहू से कह दो कि ये दोनों मुझे ना सिखाए। मैं उनसे उम्र और हैसियत दोनों में बड़ी हूँ, तो अपनी हद में रहकर बात करें। अरे क्या गलत कह रहे हैं ये दोनों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। झगड़ा तेरा हुआ है, समर का नहीं। अरे तू जो हरकतें कर रही है ना, ये सब देखकर कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि समर खुद तुझे छोड़कर अपने पिता के पास चला जाए। इसीलिए समय रहते ही अपनी गलतियां सुधार दे बेटा। सबके समझाने के बावजूद भी आरोही किसी की एक नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। और इन सारे झगड़ों के बाद जब सुनीता आरोही के ससुराल वालों से बात करने के लिए उनके घर पहुंचती है, तब उनकी सारी बातचीत सुन लेती है। अरे कैसी लड़की है ये, सारी गलती उसी की थी। उसी की हरकतों के कारण झगड़ा हुआ था उस दिन और उसने खुद ने ही घर छोड़ दिया। और नहीं तो क्या, ना तो वो जल्दी उठती थी, ना ही समर पर ठीक से ध्यान रखती थी। घर का सारा काम तो मैं ही करती थी और इसके बाद भी बदतमीजी तो इतनी कि पूछो मत। और ऊपर से नौकरी का घमंड और बस अपना ही स्वार्थ देखती थी। उस रात भी उसी की गलती थी। उसे पहले से पता था कि घर पर मेहमान आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी करके आई और वो भी एकदम नशे में धुत होकर। और जब हमने उसे डांटा तो अगले दिन खुद ही चली गई घर छोड़कर। उनकी यह सारी बातें सुनकर सुनीता घर के अंदर आती है। अरे ये सब आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब इसी कारण से आरोही ने घर छोड़ा था? अरे माँ जी, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, अब मुझे सच सच बता, क्या वो यही कारण था? हाँ माँ जी, यही है वो वजह। और माफ कीजिए, मैंने ये बात आपको कभी नहीं बताई क्योंकि ये सब सही नहीं था। अपनी बीवी की इज्जत का मान रखते हुए मैंने ये बात इस घर की 4 दीवारों में ही रखी थी। अच्छा हुआ जो आज मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। आरोही ने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। फिर सुनीता सीधे अपने घर चली जाती है और वो आरोही को खूब सुनाने लगती है। क्या? इसका मतलब उन तीनों ने आपके अच्छे से कान भरे हैं। अरे आपको क्या लगता है कि मैं कभी शराब पी सकती हूँ? हाँ, मैंने एक बार गलती से पी ली थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एक शराबी हूँ और बार बार पीती हूँ। अरे बेशरम लड़की, सिर्फ उतनी ही वजह नहीं है, तेरी और भी अनगिनत गलतियां हैं जिस कारण तेरे ससुराल वालों ने उस दिन अपने सब्र का बांध तोड़ दिया था और खूब सुनाया तुझे। और सुनाते भी क्यों नहीं? आखिर कितने दिनों तक वो तेरे नखरे सहते? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतनी निर्लज्ज निकलेगी। छी! अरे तू एक माँ है, बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। जरा ये तो सोच, इन सब का तेरे बेटे पर क्या असर होगा। और मुझे तो उन लोगों में कोई खोट नजर नहीं आती, क्योंकि जो उसने उनके साथ किया है वही ये हमारे साथ भी करती है। खुद को कितनी महान समझती है और किसी के बारे में सोचती भी नहीं।
यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे समर के भी बारे में नहीं सोचती। देख बेटा, अगर तू चाहती है कि सब तेरे साथ अच्छे से पेश आए, तो पहले तो खुद अच्छी बन जा, फिर दूसरों से उम्मीद रख। बेवकूफ कही की। ठीक है, अगर आप सबको भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी ही है, तो मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहूंगी। अरे वो लोग तो पराए थे, लेकिन आप लोग मेरे अपने होकर भी मुझे नहीं समझ पा रहे, और आज आप लोगों ने भी मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब बस, अब और तकलीफ मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। अब से मैं और मेरा बेटा अकेले रहेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आरोही का ये फैसला सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रीति, प्रीति, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो प्रीति, कुछ तो बोलो प्रीति। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। प्रीति, दरवाजा खोलो प्रीति, प्लीज ओपन द डोर। हाँ प्रीति, एक बार ठीक से बात कर लो हमसे, प्लीज प्रीति, कुछ गलत मत समझना, तुम सुन रही हो ना मेरी बात। तभी वहां पर हेमंत आता है। क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह ये दरवाजे पर खटखटा क्यों रहे हो? वो पापा। हेमंत काका, आप प्रीति से कहिए ना दरवाजा खोलने के लिए, वो आपकी बात जरूर सुनेगी। प्रीति बेटा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? हेमंत समझ जाता है कि प्रीति काजल और अंगद के कारण दरवाजा नहीं खोल रही। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं प्रीति से बात करता हूँ। शायद तुम दोनों के कारण ही वो दरवाजा नहीं खोल रही। ठीक है पापा, अगर ऐसी बात है तो हम चले जाते हैं। फिर अंगद और काजल वहां से चले जाते हैं। काजल उस जगह पर नहीं रुकती और अपने घर चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रीति दरवाजा खोलती है और रोते रोते हेमंत को सब कुछ बताती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मुझे अंगद और काजल के बर्ताव को देखकर पहले ही शक हो चुका था। क्या? हाँ बेटा, अब मैं क्या करूंगी पापा जी? अंगद ने मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर धोखा दिया है कि मैं पूरी तरह तोड़ चुकी हूँ। अगर यही धोखा मुझे शादी के 1 साल में मिलता तो मैं इसे सह भी लेती, लेकिन इतने सालों की शादी के बाद मिला धोखा। कैसे सहूं पापा जी, कैसे? बस कर बेटा, बस कर, मत रो। पापा जी, मेरी ही किस्मत में ऐसे होना था क्या? मेरी ही बहन मेरी सौतन बन गई, मेरे पति को मुझसे दूर लेकर गई। ये क्या हो गया पापा जी? सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। प्रीति मेरी बच्ची, रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। इतना कहकर हेमंत प्रीति को अपने गले से लगाता है और उसे शांत करता है। हेमंत गुस्से में प्रीति को बाहर लेकर जाता है और अंगद को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। नालायक आदमी, अरे तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती क्या? एक बार भी तुझे अपने बच्चों और बीवी का ख्याल नहीं आया क्या? और तू ये कैसे भूल गया कि तू दो बड़े बच्चों का पिता है, कोई नौजवान लड़का नहीं। और प्यार किया तो किया, लेकिन अपनी ही साली से। मुझे तो तुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। माफ कीजिए पापा, लेकिन मेरा इंटेंशन प्रीति को दुख देना नहीं था। आई एम रियली सॉरी प्रीति। क्या सॉरी अंगद, क्या सॉरी? अरे बदन पर लगी हुई चोट का दर्द तो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे मन पे लगी हुई ये चोट, ये कैसे ठीक होगी अंगद? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। देखो प्रीति, हम चाहे कितना भी जता लें, लेकिन ये बात तो तुम भी जानती हो कि हमारे बीच ना तो कभी कुछ था
और ना ही कुछ है। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर बच्चे हुए। हम आज तक बस फर्ज और जिम्मेदारी ही निभाते आ रहे हैं। बस उतने तक ही सीमित था हमारा ये रिश्ता। बस करो अंगद। अरे तुम्हें अंदाजा भी है क्या कि तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ प्रीति, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अरे जिस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, उसमें हमें क्यों रहना है? अभी तक मैं घुट घुट कर जी रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारे सामने सच आ ही गया है, तो अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। अरे बेशरम आदमी, अगर तुझे यही सब करना था तो जवानी में कर लेता ना। अब तुझे जवानी फूट रही है क्या? बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, थोड़ा तो सोच लेता उनके बारे में। आज तक मैंने बहुत सोच लिया पापा, लेकिन अब नहीं। और प्रीति, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब मैं इस शादी को और आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारे रिश्ते में आई इस दरार को अब हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। क्या? हाँ प्रीति, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और ये सब मैं तुम्हें अच्छे से बताने वाला था, लेकिन अब जब तुम्हारी नजरों के सामने मेरे और काजल का सच आ ही गया है, तो अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। अरे तूने कितनी आसानी से सफाई दे दी, लेकिन एक बार तो इससे पूछा क्या तूने? तूने तो इससे कभी पति जैसे प्यार नहीं किया, लेकिन इसने तो तुझे पूरे दिल से ही चाहा ना। अरे इतना नीचे कैसे गिर सकता है तू? देखो पापा, प्रीति को मैंने अपना प्यार कभी नहीं जताया। जो कुछ भी था उसने ही मेरे लिए फील किया, और वो सब एक तरफा ही था। हम बस नाम के लिए पति पत्नी थे और कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ प्रीति, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस सब के बाद भी एक साथ रहना और ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए तुम भी इसके बारे में सोचो। और पापा, आपसे इस तरह से बात करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इतना कहकर अंगद वहां से निकल जाता है और काजल के पास चला आता है। अंगद, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और मेरे लिए अपने पूरे परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, मुझे मेरी बहन को दुख नहीं देना है, इसीलिए प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरा यहाँ आने का डिसीजन ही गलत था। ना तो मैं यहाँ इंडिया में आती और ना ही मुझे तुमसे प्यार होता है ना। देखो काजल, तुम क्यों अपनी खुशियों का बलिदान दे रही हो? जब हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हो जाते हैं ना हम दोनों एक। तुम पागल हो गए हो क्या अंगद? अरे इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही कि हम दोनों कोई कॉलेज गोइंग नौजवान नहीं है। मैं सिंगल हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन के पति हो और उसके बच्चों के बाप हो। सॉरी अंगद, लेकिन अगर मेरी बहन का घर बचाने के लिए मुझे अपने जज्बातों का त्याग करना पड़े तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा बिल्कुल नहीं है। क्या? काजल से ये सारी बातें सुनकर अंगद एकदम हैरान रह जाता है। वही हेमंत प्रीति से कहता है, प्रीति बेटा, पानी पी लो और तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। अंगद ने कितनी आसानी से तलाक का फैसला ले लिया, लेकिन उससे हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। शनाया तो अभी बड़ी होने लगी है, उसे मैं क्या जवाब दूंगी? प्रीति बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को चुनना होगा और उसके सामने डिवोर्स ना लेने की भीख मत मांगो। उस गधे ने ना तो सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा किया है, बल्कि पूरे परिवार के साथ बुरा किया है। और किसने कहा कि तुम अकेली हो? ये तुम्हारा पिता है ना तुम्हारे साथ, और तो और तुम्हारे बच्चे भी है। लेकिन पापा जी, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा।
मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन अब जब ये कांच टूट चुकी है तो इसे जोड़कर कोई फायदा नहीं। तुम्हारा और अंगद का रिश्ता अब टूट चुका है, और टूटे हुए रिश्ते जुड़कर भी कभी नहीं जुड़ते। हाँ पापा जी, शायद आप सही कह रहे हो। फिर प्रीति अब काजल को मिलने उसके घर चली जाती है। देखो काजल, प्रीति को अब सब कुछ पता चल गया है, और इसीलिए मुझे ऐसे हो या वैसे उसे तलाक तो देना ही होगा। फिर चाहे इसमें तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मेरा और प्रीति का तलाक तो होकर ही रहेगा। ये बात तो तय है। अंगद प्लीज, तुम्हारे आंखों पर चढ़ी हुई ये प्यार की पट्टी को हटाओ। एक तरफ मैं हूं, तुम्हारा 2 महीनों पुराना प्यार, और एक तरफ प्रीति है, बच्चे हैं, तुम्हारा सालों पुराना परिवार है। ध्यान से चुनो अंगद, जल्दबाजी में अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद मत करो। मैं किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा काजल। उतने में वहां पर प्रीति आती है। प्रीति तुम? क्यों काजल, तुम्हें मेरा पति ही मिला था क्या प्यार करने के लिए? क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारी वजह से यह क्या हो गया देखो। नहीं प्रीति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। एंड ट्रस्ट मी प्रीति, मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखने वाली थी, लेकिन अंगद ने मुझसे सब उगलवा लिया। उस पल में मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं तेरा घर नहीं तोड़ना चाहती प्रीति, प्लीज मुझे गलत मत समझ। मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। खैर, मैं यहाँ पर अपना फैसला बताने आई हूँ। मैं जानती थी कि अंगद यहीं पर आया होगा, और ये फैसला तुम दोनों को बताना बहुत जरूरी था। कैसा फैसला प्रीति? कि मैं अंगद को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। क्या? नहीं प्रीति, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं काजल, अंगद और मेरा रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हम साथ होकर भी अभी साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमारा अलग होना ही सही रहेगा। प्रीति, आर यू श्योर ना? हाँ अंगद और काजल, तुम्हें अब अपनी बहन को या सौतन, मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस तलाक के बाद तुम अंगद के साथ शादी जरूर करना। मेरी शादी तो नहीं टिक पाई, लेकिन भगवान करे कि तुम दोनों की शादी जरूर टिके और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पर प्रीति, चलती हूँ काजल। प्रीति अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? एक पल में ही सब कुछ बिखर गया। ये सब सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं काजल, तुम खुद को क्यों कोस रही हो? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और ना ही तुमने कोई गलती की है। प्रीति और मैं आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, ना किसी के दबाव में आकर और ना ही किसी को दोष देकर। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, पॉप्स आजकल इतने बिजी कैसे हो गए हैं? पहले तो उनकी इतनी बिजनेस मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ मम्मा, वो अभी ज्यादा घर पर रुकते भी नहीं, और तो और काजल मौसी भी नहीं आती आजकल। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, आप पिछले कुछ दिनों से बहुत सैड भी लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? देखो बच्चों, मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उतने में वहां पर अंगद भी आ जाता है। पॉप्स, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी मम्मा हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली थी। शनाया रोमी, वो हम दोनों अलग हो रहे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारे डड्डा और मैं एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो मम्मा? पॉप्स, प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। डड्डा, ऐसा मत कीजिए प्लीज डड्डा। सॉरी बच्चों,
लेकिन ये फैसला लेना हमारे लिए भी आसान नहीं था। पर अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हमें ये फैसला लेना ही पड़ा। मैं तुम्हारी काजल मौसी के साथ शादी करने वाला हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? छी डड्डा, कितने घटिया इंसान हो आप। मुझे तो आपको डड्डा कहने में भी शर्म आ रही है। अरे आप तो मम्मा की ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो आप? पॉप्स, पॉप्स प्लीज ऐसा मत कीजिए। मम्मा को और हम सबको छोड़कर मौसी के पास मत जाओ पॉप्स। मम्मा कैसे रहेगी आपके बिना? मुझे एक परफेक्ट फैमिली चाहिए। प्लीज हमारी परफेक्ट फैमिली को मत तोड़ो पॉप्स। शनाया बच्चा, आई नो कि ये सब तुम दोनों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों तो बस डिवोर्स ले रहे हैं। मैं काजल का पति होने के बाद भी तुम दोनों का पिता ही रहूंगा और तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा रहोगे और मैं तुम दोनों का साथ हमेशा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मा के साथ नहीं रह पाऊंगा बच्चों। आई एम रियली सॉरी। कुछ ही दिनों में अंगद और प्रीति का तलाक हो जाता है, जिसके बाद वो काजल से शादी कर लेता है। अब ये कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। स्वरा के ससुराल में उसकी सास आशा, ससुर ऋतुराज और पति विहान होता है। सास आशा दिन रात इंटरनेट पर कुछ ना कुछ ऊटपटांग ही देखती रहती है और इसके कारण वो काफी आलसी हो चुकी होती है। ओफो माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे आने तक पापा जी के पसंद की लहसुन की चटनी बना दो, लेकिन आपने तो बनाई ही नहीं। अभी तक बस फोन में ही लगी हो आप। तू तो शांति रहे बहू, मैं तेरी बहू नहीं हूँ, सास हूँ सास, इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। मैंने इंटरनेट पर लहसुन की चटनी बनाने की झटपट रेसिपी देखी है, तो अब मैं एकदम फास्ट बनाऊंगी उसे। आप तो बस इंटरनेट पर देखकर ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, वही तो आता है आपको, और कुछ नहीं आता। आशा वैसे तो इंटरनेट पर बहुत कुछ देखती है, लेकिन उसका फेवरेट चैनल होता है दादी अम्मा के नुस्खे, जिसमें वो तरह तरह के बीमारियों पर घरेलू नुस्खे देखकर उन्हें वो अपने जीवन में इस्तेमाल करती है। एक दिन जब विहान के मुंह में छाले हो जाते हैं, तभी स्वरा उसे एक डॉक्टर का पता बताती है। अरे विहान, तुम्हारे मुंह में तो हीट के कारण छाले आ रहे हैं, इसे इग्नोर मत करो और जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। वो सनशाइन कॉलोनी है ना, उसके पीछे वाले मार्केट में ही उस डॉक्टर का क्लिनिक है। ये रहा उनका नंबर। ठीक है स्वरा। मुझे तो बोलने में भी दर्द हो रहा है। अरे बेटा विहान, तू इस चुड़ैल की बातों में मत आ। और बहू तू, अरे तू क्या मेरे बेटे को डॉक्टर के पास भेज रही है? वो डॉक्टर लोग तो पनौती होते हैं, पनौती। एक बार अगर जीवन में डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया तो इंसान वहीं पर बार बार जाने लगता है। अरे माँ जी, ये क्या आप बकवास कर रही हो? अरे बकवास तो तू है और तेरी बातें। देख बेटा, तू जायफल का काढ़ा पी, मैं तुझे बना कर दूंगी। दादी अम्मा के नुस्खे वाले यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा था, जायफल के काढ़े को पीने से मुंह में आए हुए छाले फट से चले जाते हैं। क्या? अब ये जायफल क्या होता है माँ जी? मैंने कहा ना तुझे, तू तो चुप ही रहे। ये सारी बातें तू नहीं समझेगी, क्योंकि ये एक रामबाण घरेलू नुस्खा है और तुझे क्या पता इन सब के बारे में। माँ, क्या सच में इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ बेटा विहान, तू चिंता मत कर और मुझ पर भरोसा रख। और इस तरह आशा विहान को डॉक्टर के पास जाने से रोक लेती है और उसे जायफल का काढ़ा बना कर देती है। फिर एक दिन जब आशा और स्वरा दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी उन्हें उनकी पड़ोसन कमला मिलती है, जिसके हाथ में छोटी खरोच आई होती है।
अरे कमला, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? अब तुझे क्या बताऊं आशा, मेरी बहू तो कुछ काम नहीं करती, इसीलिए सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और ये मुझे सब्जियां काटते समय लग गया। नया चाकू तेज धार वाला है ना, इसीलिए दवाई तो लगा रही हूं मैं इस पर। देखते हैं कब तक ठीक होता है। अरे कमला, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? दवाई को मार गोली और इस पर हल्दी और नीम का लेप लगा, और साथ ही थोड़ा सा घी या फिर घृत कुमारी का रस भी लगा देना। उससे तुम्हें ज्यादा आराम मिलेगा। अब ये घृत कुमारी क्या होता है माँ जी? कहाँ से पढ़ती हो आप ये सारी बातें? अरे वो मेरा फेवरेट चैनल है ना यूट्यूब पर, वहां पढ़ा है मैंने। उसे अंग्रेजी में वो आलूवेरा कहते हैं। ओ अच्छा, शायद आप एलोवेरा जेल कह रही है। लेकिन माँ जी, इस सबसे अच्छा तो वो डॉक्टर के पास जाकर पट्टी कराए ना। और तो उन्हें टेटनस का इंजेक्शन भी लेना चाहिए। देखो काकी, टेटनस यानी टीटी का इंजेक्शन बहुत जरूरी होता है उसे लेना, खास करके आपको काटने या छिलने जैसी चोट आ गई हो। इससे बॉडी में इन्फेक्शन भी नहीं फैलता और इम्यूनिटी भी बनी रहती है। हाँ स्वरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं डॉक्टर को ही जाकर दिखाऊंगी। अरे क्या खाक सही कह रही है। देख कमला, ये तो है ही बेवकूफ और बेअकल। इसकी कोई बात मत सुनना। मैं जो कह रही हूँ वही कर। तू मेरा उपाय ही इस्तेमाल कर, एक पैसे का भी खर्चा नहीं है उसमें। लेकिन माँ जी, उन्हें इससे इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने कहा ना सटा, शांत रहे एकदम, और हम दोनों की बातों के बीच में टांग मत अड़ा। फिर एक दिन जब स्वरा रसोई में आलू की सब्जी बनाने जाती है, तभी उसे रसोई में आलू मिलते ही नहीं। अरे, ये आलू कहाँ पर चले गए? मैंने तो आलू यहीं पर रखे थे इस टोकरी में। माँ जी को पूछती हूँ, शायद उन्हें पता होगा। माँ जी, अरे माँ जी, आपने कहीं आलू को रख दिया है क्या? स्वरा अपनी सास को आवाज लगाते हुए हॉल में आती है, और तब वो देखती है कि आशा अपनी आंखों पर आलू के स्लाइसेस लगाए हुए बैठी है। माँ जी, अब ये कौन सी नई नौटंकी है आपकी? ये खाने के आलू है, और इसे आपने अपनी आंखों पर क्यों लगाया है? अरे तो इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही है? जरा अपनी सड़ी हुई आवाज की वॉल्यूम कम कर, फिर मुझसे बात कर, वरना तेरी ये बेसुरी और खटकने वाली आवाज सुनकर एक दिन मेरे कान फट जाएंगे। देख बहू, मेरी आंखों से आजकल बहुत पानी निकल रहा है, इसीलिए मैंने इंटरनेट पर देखा है कि कच्चे आलू के टुकड़े को आंखों पर लगाकर बाद में इसे त्रिफला के पानी से मुंह धोना पड़ता है, और इसी से पानी आना बंद हो जाता है। हे भगवान! अरे माँ जी, ये फालतू के चैनल को फॉलो करना बंद कीजिए। वो घरेलू नुस्खे सही नहीं है। वो लोग तो बस फेमस होने के लिए कुछ भी दिखाते रहते हैं और आपको गलत जानकारी देकर फंसाते हैं। ऐ बहू, उस चैनल का कुछ मत बोल, वो मेरा फेवरेट चैनल है। अरे काय का फेवरेट चैनल माँ जी? आपका एक भी घरेलू नुस्खा अभी तक असर नहीं किया है। वो कमला काकी के हाथ की चोट भी अभी तक गई नहीं है, और तो विहान के मुंह के छाले भी अभी तक वैसे ही है। आप तो बस वो बिना सर पैर वाले नुस्खे वाली वीडियोस देखती हूँ और बेवकूफ बनती रहती हूँ, और कुछ नहीं। देख बहू, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना तेरी सारी होशियारी निकालूंगी मैं। तू पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, मैं भी कोई अनपढ़ नहीं हूँ। ये सारे घरेलू नुस्खे फायदेमंद होते हैं, और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तुझे क्या है? तुझे तो बस अपने पति के पैसों को डॉक्टर और दवाइयों पर बर्बाद करना आता है, और तो कुछ नहीं होता तुझसे, बेशरम कहीं की। देखिए माँ जी, वो खर्चे कोई फालतू के खर्चे नहीं होते हैं। घरेलू नुस्खे से सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में डॉक्टर्स क्यों बनते? अगर हर एक बीमारी
हर एक प्रॉब्लम घरेलू नुस्खे से ही ठीक होने लगे, तो फिर दुनिया भर के सारे डॉक्टर को अपनी अपनी नौकरी को इस्तीफा ही देना चाहिए ना? क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे चुप कर तू, और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, और चली जा यहाँ से। ज्यादा चिक चिक मत कर, चल निकल, पनौती कहीं की। आशा को अब स्वरा पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उससे ढेर सारे काम करवाने लगती है और उसके खाने में भी कमियां निकालती है। हाय हाय, अरे ये भी कोई खाना है? सब्जी तो देखो, ना रंग ना रूप ना स्वाद ना कुछ। छी, स्वरा बहू, लगता है तेरे मायके में तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे। आधे से ज्यादा सब्जियां तो एकदम बेस्वाद ही बनती है तेरी। अरे आशा, ये तुम क्या कह रही हो? सब्जी तो एकदम बढ़िया बनी है। हाँ माँ, इसका स्वाद भी एकदम सही है। आप दोनों तो चुप ही रही है। अरे आपको क्या पारख है स्वाद की? लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि स्वाद क्या होता है। और वैसे भी आप दोनों तो उसकी ही साइड लोगे, क्योंकि आप तो हो ही उसके चमचे। बस माँ जी, बहुत हुआ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझ पर किस बात की भड़ास निकाल रही हो। अगर आपको मेरे हाथ का खाना इतना ही बुरा लगता है तो आप अपना खाना खुद बना के खाइए। लाई है ये थाली, मत खाइए ये खाना। अरे लेकिन फिर स्वरा आशा की थाली छीन लेती है और उसे रसोई में रख देती है। देखा ना आप दोनों ने, इसके तेवर कितने बढ़ गए हैं। चुप करो तुम आशा, स्वरा बहू बिल्कुल सही कह रही है। और अगर तुम्हें उसकी हाथ की कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मत खाओ। तुम कल से खुद के लिए सब्जी खुद ही बनाया करो। क्या क्या कहा आपने? बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आशा को गुस्सा करना बहुत भारी पड़ जाता है। फिर एक दिन अचानक से ऋतुराज को बहुत ज्यादा सर्दी और जुकाम हो जाता है। ओह गॉड पापा, आपको तो बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम हुआ है। स्वरा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा और उन्हें घर पर बुला। हाँ विहान, अभी फोन मिलाती हूँ उन्हें। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये काढ़ा बनाकर लाया है। इसमें हल्दी, लौंग, तुलसी, शहद सब कुछ है, और खासकर ज्यादा तुलसी के पत्तियां पीसकर डाली है। मैंने देखा था उस वीडियो में। तुलसी सर्दी और जुकाम में अमृत के समान होती है। ये लीजिए ऋतुराज जी। लेकिन माँ, पापा की हालत तो देखो। इस काढ़े से कुछ नहीं होने वाला। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा इस घर में। ये घरेलू नुस्खे से ही तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। बहू और बेटे के लाख समझाने पर भी आशा किसी की एक नहीं सुनती और इंटरनेट पर घरेलू नुस्खे देख देख कर ऋतुराज की सर्दी ठीक कराने में लगी रहती है। पर एक हफ्ते तक ऋतुराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि अब सर्दी और खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है। बस आशा, मैं अब ये काढ़ा और नहीं पी सकता। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। मैं ये तकलीफ और नहीं झेल सकता हूँ। प्लीज डॉक्टर को बुलाने दो। अरे क्या आप भी, आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या? सहज पके सो मीठा हो। जैसे खीर को अगर ठीक से पकने दो तभी उसका स्वाद अच्छा होता है, वैसे ही किसी भी चीज को असर करने में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है ना। आप चिंता मत कीजिए, अभी और 2 से 3 दिनों में आपकी सर्दी एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 दिनों बाद भी ऋतुराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और तभी स्वरा और विहान आशा की बात ना मानकर डॉक्टर को बुला लेते हैं। और तभी चेकअप करने पर पता चलता है कि ऋतुराज की सर्दी लंग्स में फैल गई है और उसे लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है और उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाता है। फिर एक हफ्ते बाद ऋतुराज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है और इतने दिनों में तो आशा की अकल भी ठिकाने पर आ जाती है।
मुझे माफ कर दो आप तीनों, खास करके तू बहू, क्योंकि मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी और ये सब मेरी ही लापरवाही और जिद के कारण हुआ है। मैं तो बस घरेलू नुस्खों के ही भरोसे रहती थी और डॉक्टर और दवाइयों के खिलाफ थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हर चीज घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होने वाली। हमें समय पर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। एटलीस्ट आपकी अकल ठिकाने पर आ ही गई। और उस दिन के बाद से आशा घरेलू नुस्खों के वीडियोस देखना और उन्हें जीवन में लागू करना बंद कर देती है।